नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे जहां से हमारे राष्ट्र की पूरी कहानी आप कह सकते हैं शुरू होती है। देखिए, ये सिर्फ कुछ आर्टिकल्स या नियम नहीं है, बल्कि ये तो एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। तो सवाल ये है कि एक राष्ट्र बनता कैसे है? क्या यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या उससे कहीं ज्यादा कुछ? देखिए, इसका जवाब ना एक किताब में है, एक रूल बुक में, जिसे हम संविधान कहते हैं। और यही वो डॉक्यूमेंट है जो एक देश के आइडिया को, एक कल्पना को हकीकत में बदल देता है। तो आज की हमारी ये जो पूरी बातचीत है, ये 3 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्र का वो ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। फिर हम जानेंगे कि इस राष्ट्र के लोग कौन हैं, मतलब नागरिक कौन है। और आखिर में बात करेंगे उन लोगों के सबसे जरूरी अधिकारों की। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, राष्ट्र का ब्लूप्रिंट। अब देखिए, लोगों या उनके अधिकारों के बारे में बात करने से भी पहले संविधान के लिए यह तय करना सबसे जरूरी था कि भाई भारत आखिर है क्या, इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है। और यहीं पर आर्टिकल 1 एक बहुत गहरी बात कहता है। यह भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। अभी सुनने में शायद छोटा सा फर्क लगे, पर यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि भारत एक सिंगल यूनिट है, एक अखंड इकाई है, और कोई भी राज्य अपनी मर्जी से देश से अलग नहीं हो सकता। यह एक अटूट बंधन है। आर्टिकल 1 में ही देश का नाम भी तय किया गया, इंडिया अर्थात भारत। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। यह देश के प्राचीन इतिहास और उसके मॉडर्न रूप दोनों को एक साथ जोड़ता है। लेकिन इस संघ की ताकत इसकी कठोरता में नहीं, बल्कि इसके लचीलेपन में है। सोचिए, आर्टिकल 3 संसद को देश का आंतरिक नक्शा बदलने की एक अनोखी शक्ति देता है। मतलब वो नए राज्य बना सकते हैं, किसी राज्य की सीमाएं बदल सकते हैं, यहां तक कि नाम भी बदल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे राष्ट्र की जरूरतें बदलेंगी, देश खुद को उसके हिसाब से ढाल सकता है। ठीक है, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि देश क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। पर अब अगला सवाल आता है, इस देश में रहता कौन है? दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय नागरिक कौन है? चलिए अब दूसरे हिस्से में इसी का जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, संविधान बनाने वालों के सामने उस वक्त पार्टीशन की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। माहौल बहुत मुश्किल था। इसीलिए आर्टिकल्स 5 से 8 में ये नियम बनाए गए कि जब संविधान लागू हो रहा है, उस वक्त भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। इसमें उन लोगों के लिए भी खास इंतजाम थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे। यहीं पर एक बहुत जरूरी सिद्धांत आता है, एकल नागरिकता का, मतलब सिंगल सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 इसे बिल्कुल साफ कर देता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर भारत और किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता वो अपने आप खत्म हो जाती है। तो सवाल उठता है कि भविष्य का क्या? आगे चलकर नागरिकता के नियम कौन तय करेगा? इसका जवाब देता है आर्टिकल 11, और ये शक्ति वो संसद को देता है। और ये एक तरह से दूर की सोच थी, क्योंकि ये माना गया कि समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से नागरिकता के कानूनों को बदलना पड़ सकता है। और अब हम अपनी इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। देखिए, देश क्या है ये तय हो गया, नागरिक कौन है ये भी तय हो गया। अब बारी है उन अधिकारों की जो इन नागरिकों को स्टेट से यानी सरकार से बचाते हैं, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। लेकिन एक सवाल है, ये अधिकार किसके खिलाफ मिले हैं? तो आर्टिकल 12 राज्य यानी द स्टेट की परिभाषा बताता है। और इसके हिसाब से राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें नहीं हैं, बल्कि इसमें संसद, विधानमंडल और सभी सरकारी संस्थाएं सब आ जाती हैं। मतलब नागरिक इन सभी के खिलाफ अपने मौलिक अधिकारों का दावा कर सकते हैं। और आर्टिकल 13 तो इन अधिकारों को सुप्रीम बना देता है, सबसे ऊपर। यह बिल्कुल साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो पुराना हो या नया, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य माना जाएगा, मतलब वो लागू नहीं हो सकता। ये नागरिकों के अधिकारों के लिए एक बहुत मजबूत ढाल है। इसके बाद संविधान समानता का एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार करता है। आर्टिकल्स 14 से 18 तक ये हर नागरिक को कानून के सामने बराबरी का हक देता है। ये धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करता है। ये सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी जैसी सामाजिक बुराई को मिटाता है, और तो और राजा या खान बहादुर जैसी पुरानी उपाधियों को भी खत्म कर देता है, ताकि सब बराबर हों।
और फिर आता है लोकतंत्र का दिल, आर्टिकल 19। ये हर नागरिक को वो 6 बुनियादी आज़ादियां देता है जो एक आज़ाद जिंदगी की नींव हैं। कौन सी है ये? अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने फिरने की, कहीं भी बसने की और अपनी पसंद का कोई भी काम या बिजनेस करने की आज़ादी। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, ये आज़ादियाँ अनलिमिटेड नहीं हैं। समाज के हित में, मतलब पब्लिक ऑर्डर या देश की सुरक्षा के लिए, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। और यही वो बैलेंस है जो व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच बनाया गया है। और आखिर में आर्टिकल 20, जो हमारी न्याय प्रणाली में फेयरनेस सुनिश्चित करता है। यह कहता है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने कोई कानून ना तोड़ा हो। साथ ही किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, जिसे डबल जेपर्डी कहते हैं। और किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बहुत जरूरी कानूनी सुरक्षाएं हैं। तो इस तरह आर्टिकल 1 से लेकर 20 तक ये सब मिलकर भारत की नींव रखते हैं। ये देश को डिफाइन करते हैं, उसके नागरिकों को पहचान देते हैं और फिर उन नागरिकों को उनके सबसे कोर अधिकार देते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे संविधान का पूरा ढांचा खड़ा है। और इस बातचीत को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। ये जो नींव के पत्थर हैं, जो लगभग 75 साल पहले रखे गए थे, आज के दौर में ये कितने रेलेवेंट हैं? आज के हमारे चैलेंजेस के लिए इन सिद्धांतों के क्या मायने हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।